प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कोशिका संरचना एवं प्रकार्य अध्याय 8 इसका हम अध्ययन करेंगे। वर्ड बाय वर्ड हम इसमें जो कुछ भी लिखा है उसकी मीनिंग को समझेंगे और इस चैप्टर के पूरी तरह से क्या निष्कर्ष निकलते हैं उसको भी नोट डाउन करते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जो पहला हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर हमें कोशिका की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे हमारी बॉडी को बनाती है। तो इन सब को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि सभी जीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? तो यस, आप बना सकते हैं कि सभी जीव, जैसे कि इंसान हो गया, जानवर में अलग अलग जानवर हैं, जैसे कि आपकी गाय है हमारे लिए, आपकी भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग इनके कार्य होते हैं जिसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। ये भी हमारे को पता है पहले से कि विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की डेफिनेशन क्या हो गई, यानी कोशिका की परिभाषा ये हो गई कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की परिभाषा में आपको ये पॉइंट लिखना है और ये पॉइंट लिखना है, सिर्फ इतना जितना मैं मार्क कर रहा हूँ। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अब आइए हम इसको एक तुलना करके समझने की कोशिश करते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जैसे एक एक ईंट को जोड़ करके घर बनता है, ऐसे ऐसे जोड़ करके हम घर को बनाते चले जाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, उसके ऊपर हम फिर छत डालते हैं, इस तरीके से हमारा घर बन जाता है। सेम उसी तरीके से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके हमारा पूरा शरीर बन जाता है। ओके, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ओके, अब आइए हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र, यानी कि जो सामान्य आपका माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, आवर्धक यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इसका अध्ययन किया रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। कॉर्क क्या है? ये पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे जो चित्र 8.8 में दर्शाए गए हैं। आप इस चित्र को देखेंगे ध्यान से तो आपको ये कोष्ठक वाले ऐसे ऐसे कोष्ठक बने हुए जगह दिखाई दे रहे हैं और ये एक तरह के ये बक्से में विभाजित है।
ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थे, ऐसे 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 जुड़े हुए थे वो। ऐसे तो मधुमक्खी का छत्ता होता है। ओके, ऐसे कभी देखा हो आपने तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो इसी टाइप का कुछ शेप उन्होंने देखा था। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया था। हुक द्वारा देखी गई ये बक्से-नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। ये एक्चुअल में मृत कोशिका थी, यानी उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका ही देखा था, जीवित कोशिका बाद में देखा गया। तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कोशिका क्या होती है? वो हमारे अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। जैसे ईंटों से जोड़कर भवन का निर्माण होता है, इसी तरह कोशिकाओं से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से इसका अध्ययन किया। और कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते की तरह कोष्ठायुक्त विभाजित बक्से देखे। क्यों? क्योंकि ये बक्से नुमा संरचनाएं जो थीं एक्चुअल में ये मृत कोशिकाएं थीं। राइट, यहाँ तक आपको 3-4 ये पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही, यानी माइक्रोस्कोपिक लेंस जो था, जो संवर्धित करके, मतलब बाद में एडवांस जो माइक्रोस्कोप आया उसके थ्रू देखा गया। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। मतलब इन्होंने तो 150 साल पहले उसकी खोज कर दी थी मृत कोशिकाओं की, और उस कोशिका में ज़्यादा कुछ नॉलेज मिल नहीं पाया था क्योंकि वो जीवित कोशिकाएं नहीं थी। और जीवित कोशिकाओं को बहुत बाद में देखा गया, 150 साल बाद देखा गया। राइट, आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। ये अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। राइट, अब बेटा हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, जो हमारा टॉपिक 8.2 है। तो जैसे ईंट भवन बनाने के लिए यूज़ की जाते हैं, उसी तरह सजीवों में कोशिका है। दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ओके, फिगर 8.2 AB। तो 8.2 AB में हम इसके चित्र को भी देखेंगे अभी आगे चल करके। अच्छा, अभी देख लो आप यहाँ पे, ये देखो 8.2 है। ईंट की दीवार कैसे बनी हुई है? ये ईंट की दीवार है बेटा। तो इसको देखो, ऐसे छोटे छोटे ईंटों से जोड़ करके इस दीवार को पूरा बनाया गया। उसी तरह ये प्याज की झिल्ली की एक कोशिका है। इसमें भी देखो ऐसे ईंट की तरह से ऐसे 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 बनी हुई झिल्ली है। ये ज्वाइंट है एक दूसरे से, ऐसे ऐसे बनी हुई है ना। इस तरीके से ये हमारे बॉडी को बनाती है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सारे मकान तो ईंटों से मिल करके बनते हैं, लेकिन सबका डिज़ाइन अलग अलग होता है। कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई बहुत नॉर्मल सब बिल्डिंग बना होता है, लेकिन सब में क्या चीज़ लगी होती है? सब में ईंट ही लगी होती है। ईंट से जोड़ करके वो सब बना हुआ होता है। इसी तरह हमारे जो जीव हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारे जो शरीर है, वे भी कोशिकाओं से मिल करके बनी होती है, लेकिन
हम देखते हैं कि उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने हुए अलग अलग, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, अलग कीड़े मकोड़े हैं, जानवरों में भी अलग अलग टाइप के जानवर हैं, लेकिन सब किससे मिलकर के बने हुए हैं? सब कोशिकाओं से मिलकर के ही बने हुए हैं। ओके, अब इस बॉक्स में देखो बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या ये एकल कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है? ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे और इसका आंसर भी ढूंढेंगे। राइट, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये आपके नोट्स में जाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमको कोई पूछे कि हमारे नग्न आंखों से देखा जाने वाला एकल कोशिका का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोलेंगे मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा एक बड़ा आकार होता है लेकिन एकल कोशिका होता है। राइट, और आगे हम पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा हमारे पास क्लियरिटी आएगी। 8.3 में हम पढ़ते हैं, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है कि सजीवों में कोशिका की जो संख्या होती है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। उनकी आकृति एवं साइज भी अलग अलग हो सकती है, जैसे उनकी शरीर का बनावट होता है। जैसे हाथी है तो उसके शरीर का बनावट अलग है, घोड़ा है उसके शरीर का बनावट अलग है, इंसान है उसकी शरीर की बनावट अलग है। तो जैसे शरीर की बनावट होती है वैसे ही जीव में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भी विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक जो है कोशिका की का बारे में अध्ययन कैसे करते हैं, तो वो जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, उससे प्रतिबिंब बनता है और उसकी वजह से उसकी कोशिका की जो अंदर की संरचना होती है उसको वो देख पाते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। ओके, कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? ये संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह आपको पॉइंट मार्क कर लेना चाहिए, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के काम करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ओके, वह जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिक या मल्टी सेलुलर कोशिका कहते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। यानी एक कोशिका से ही मिल करके अरबों कोशिका बन जाती है और एक बड़ा सा शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। 8.3 AB में देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिक या यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर या एक कोशिक मतलब एक कोशिका, मल्टी सेलुलर मतलब
मल्टी कोशिका मतलब बहुकोशिक। बहुकोशिक मतलब हो गया कि जिसके शरीर में एक से ज़्यादा कोशिकाएं हों, लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं, लेकिन इनका भी जीवन जो प्रारंभ होता है वो एक कोशिका से ही होता है, जो एक तरह का निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज एग होता है। अब इसमें बेटा एग्जाम्पल में देखो आप कि ये जो डायग्राम 8.3a है इसको अमीबा कहते हैं। इसका चित्र आपको बनाने आना चाहिए। इस बी को कहते हैं पैरामीशियम। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों, और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? दोनों एक कोशिकी में आते हैं। एक कोशिकी जीव भी वो सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकी जीवों द्वारा की जाती है, यानी दोनों के कार्य करने में काफ़ी समानता होती है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा। बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो कोशिका होती है हमारी बॉडी में, ये कोशिका से फिर कोशिकाओं का जो कई सारे कोशिकाओं से का मिल करके एक समूह बनता है, कोशिकाओं का समूह। इसको बेटा हम कहते हैं ऊतक। ओके, और ऊतकों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं अंग। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कोशिका और कई सारी कोशिकाएं मिलके एक ग्रुप बना लिया, एक समूह बना लिया, तो ये हो गया ऊतक। और कई सारे ऊतक मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अंग का निर्माण करते हैं। ओके, अंग का निर्माण करते हैं। आइए हम आगे इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ओके, अब देखें आप 8.1 में अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की अस्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं या आपको लैब के अंदर देखना होता है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 8.3a को देखिए। 8.3a हमारा ये है, आप देखो ये है 8.3a, ये वाला जो डायग्राम है। ओके, इसमें आप देखोगे बेटा कि इसमें लिखा है कि 8.3 चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। यानी इसकी जो आकृति है, इसका जो स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है, अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। तो ये अमीबा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ गया। ये अपनी आकृति बदलता रहता है, ये भी अमीबा के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के पर्वत उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाप कहते हैं। जैसा कि अब पादाप किसे कहते हैं, ये आपको एक पॉइंट यहाँ से मिल गया कि इनके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के पर्वत उभरते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें पादाप कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, ये पर्वत अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं और इसका आंसर हम देंगे अभी आगे। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ये इसका आंसर मिल गया आपको।
मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल यानी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका भी एक कोश की संरचना का उदाहरण यानी यूनिसेलुलर होता है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि अमीबा भी एक कोशिकी है और WBC भी एक कोशिकी है, लेकिन WBC जस्ट एक कोशिका है, एक सेल है हमारे बॉडी के अंदर का, लेकिन जो अमीबा है वो पूरी तरह से एक विकसित जीव है जो एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ, उसका एक स्वतंत्र उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। राइट, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। चित्र है 8.4 ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। यहाँ पे नीचे आप डायग्राम में देखो बेटा, तो ये लाल रक्त कणिकाएं दिखाई गई हैं, गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं, तर्क रूपी ये पेशी कोशिका है और ये लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ओके, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, जो हमारे दिमाग से हर अंग तक ये जुड़ी होती है और ये हमारे बॉडी से लेकर के विभिन्न पार्ट के हमारे दिमाग को कनेक्ट करती है और वहाँ से संदेशों को ले जाती और वहाँ तक संदेश पहुँचाती है। कोशिकाएं, अब इसके बारे में देखें कि कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। 8.4A में आप चित्र देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनमें दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप से होता है। 8.4B में आप देख सकते हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, मतलब उसमें ब्रांचेज होते हैं। देखें इसमें शाखा निकली हुई है ना, ऐसे ऐसे ब्रांच, जैसे लग रहा है पेड़ की शाखाएं हैं। शाखान्वित भी होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, शाखाएं होती, ब्रांचेज होती। 8.4C का ये डायग्राम है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो आपने देखा अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम कर रही हैं और उन कोशिकाओं का अलग अलग उनका चित्र भी बना हुआ है, यानी अलग अलग उनकी आकृति है। राइट, आइए आगे हम पढ़ते हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगठक एवं झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। तो झिल्ली जो होती है वही इसकी आकृति प्रदान करती है कोशिका की। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका यानी प्लांट्स में यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट, तो जीवाणु कोशिका एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है यानी प्लांट्स में पाई जाती है। ओके, आइए अब